हाँ विपिन, गुड मॉर्निंग तो नहीं है। हाँ ठीक है, लगभग हम लोगों का 15 मिनट्स चला गया है। वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड 15 मिनट्स और अब धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको कल पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आज मैं कुछ और पढ़ाता हूँ। आई विल टीच बेनिफिट थियरी टुडे। मैं लाभ का सिद्धांत पढ़ाऊंगा और डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा अच्छा है उसको पढ़ाऊंगा। तो गुड मॉर्निंग श्री हर्ष, एवरीथिंग इज गुड एंड व्हेन इट स्टार्ट्स। तो लेट मी स्टार्ट विद बेनिफिट थियरी, लाभ का सिद्धांत। हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग इज करारोपण का सिद्धांत, है ना? द थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन। हाँ, अभी मैंने स्क्रीन खोली नहीं आती बिटिया, अभी खोलने वाला हूं। मैं अभी थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं, ओपनिंग है। तो हम लोग करारोपण के सिद्धांत पढ़ रहे थे। वी आर स्टडीइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। और हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था जिसको हमने कहा था एबिलिटी टू पे, यानी एक आदमी पर उतना कर लगना चाहिए जितनी उसकी कर देने की क्षमता हो, द एबिलिटी टू पे टैक्स। तो जो कर दे क्षमता है उसकी दो थ्योरीज हुई। एक को हमने कहा था सब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ। दूसरे को हमने कहा था ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। सब्जेक्टिव के लिए हमने कहा कि कर देने की क्षमता नापने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं: इनकम, प्रॉपर्टी, या किसी तरीके से हम उसकी और तरीके से इसको नाप सकें। लेकिन सब्जेक्टिव तरीके को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी की इनकम 10 लाख रुपए है लेकिन उसके पास 40 लोग डिपेंडेंट हैं, तो वी डू नॉट नो कि वो कितना कर दे पाएगा। तो इसमें सब्जेक्टिविटी है, विषय निष्ठता है। किसी के पास बड़ी प्रॉपर्टी है बट ही हैज ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, तो शायद मुश्किल हो जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट। तो हम लोगों ने इसकी ऑब्जेक्टिव थ्योरी पढ़ी। ऑब्जेक्टिव को हमने कहा था वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ थ्योरी क्या बताती है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव थ्योरी? इट टेल्स कि सब लोगों को इक्वल सैक्रिफाइस करना चाहिए। एवरीबडी शुड हैव इक्वल सैक्रिफाइस, सबको समान त्याग करना चाहिए। इस थ्योरी को जीएस मिल ने दिया था, बाद में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दिया, मसग्रे वगैरह ने दिया। एंड दे सेड इक्वल मींस इक्वल टोटल सैक्रिफाइस, सब लोग बराबर बराबर कुल त्याग करें, यानी सब लोग 100 रुपए त्याग करें। हम लोगों ने कहा ये तरीका ठीक नहीं है, गरीब भी उतना ही त्याग करे और अमीर भी उतना ही त्याग करे, दिस इज नॉट दी वे। तो हमको क्या करना चाहिए? इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस, सब लोग अपनी आय का 10% दें। हम लोगों ने कहा ये भी उतना अच्छा नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एग्रीगेट सैक्रिफाइस अच्छा है, वेयर द मार्जिनल सैक्रिफाइस ऑफ ईच पीपल इज सेम। इसका फिर हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था। एक दूसरी थ्योरी है जिसे बेनिफिट थ्योरी कहते हैं, लाभ का सिद्धांत कहते हैं। यानी जिस आदमी को जितना सरकार से लाभ मिले उतना कर प्रदान करे, क्यों प्रो क्यों। ये लाभ का सिद्धांत क्या है? अब मैं चलूंगा, जो आप कह रहे हैं कि अपनी स्क्रीन पर, तो स्क्रीन से अब मैं उसका डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चीजें भी एक्सप्लेन करूंगा, राइट? अब आप चिंता ना करें, आप कह रही थी स्क्रीन नहीं आ रही, अब आएगी स्क्रीन। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? बेनिफिट थ्योरी। स्क्रीन आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
बेनिफिट थ्योरी, वी आर बेनिफिट थ्योरी, इसको हिंदी में सुलाभ का सिद्धांत लिखते हैं। व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअली वी पे टैक्सेस, हम लोग टैक्स देते हैं टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू अस। सरकार हमें सब प्रकार की सुविधाएं देती है, सड़क की, बाकी चीजों की। तो ये जो सुविधाएं देती है, इनके बीच में हम लोगों ने टैक्स की डेफिनेशन में लिखा है कोई संबंध नहीं होता। यानी हम कितना टैक्स देते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता कि गवर्नमेंट हमको कितना फैसिलिटी प्रदान करती है। लेकिन जो बेनिफिट थ्योरी के राइटर्स हैं, ये कहते हैं कि देयर शुड बी क्यो प्रो क्यो। क्यों प्रो क्यों का मतलब है कि जब हम टैक्स देते हैं तो हमें बदले में उतनी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए जितना हमारा टैक्स है। ये सिद्धांत प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव नहीं है का मतलब ये नहीं मानता कि ज्यादा टैक्स दें तो उनको कम सुविधाएं भी मिल सकती हैं। टैक्स एबिलिटी के आधार पर देना चाहिए और सुविधाएं सरकार सबको बराबर माने। ये कहती नहीं। ये मान लीजिए कि जैसे आप कोई प्राइवेट सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्राइवेट सामान खरीदते हैं। प्राइवेट का मतलब, प्राइवेट गुड का क्या मतलब है? जैसे आप क्या करते हैं, मान लीजिए आलू खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, केला खरीदते हैं। जब ये सब चीजें खरीदते हैं तो क्या थ्योरी होती है? प्राइस मैकेनिज्म। यानी आप जितना कीमत दे सकते हैं उस हिसाब से कोई सामान आप खरीदते हैं। यानी जो कीमत अदा करते हैं आप, उस हिसाब से आपको सामान प्राप्त होता है। तो अगर हम सरकार को टैक्स देते हैं तो हमें सरकार उसके बदले में उतना सामान जरूर दे जितना हमसे टैक्स ले रही है, जितना हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले बताया कि बेनिफिट थ्योरी एज सच पुराने जमाने में एडम स्मिथ ने सबसे पहले दी थी। उसके बाद डाल्टन महोदय ने भी थोड़ा सा इसका विश्लेषण किया। लेकिन इसको देने वाले जो सिद्धांत थे, मार्को डे विट्टी वगैरह, ये सब लोग पुराने अर्थशास्त्री थे। मैंने इस सिद्धांत को इसलिए पढ़ाया कि इसमें एक नया सिद्धांत आजकल प्रचलित हो गया है। कभी कभी बेनिफिट थ्योरी पर एक छोटा सा सवाल, ये शॉर्ट नोट आ सकता है, तो मैंने सोचा एक डायग्राम से इसको मैं एक्सप्लेन करूं। ये डायग्राम एक्चुअली तो दो अर्थशास्त्रियों ने दिया था। एक एरिक लिंडहाल, ध्यान से नाम इसको रखना है क्योंकि ये कभी हो सकता है नाम से ही आ जाए, लिंडहाल। और एक डी बावन। ये दो अर्थशास्त्रियों के नाम आपको याद रखने हैं। असल में इनकी थ्योरी बेनिफिट थ्योरी मानी जाए कि ना मानी जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया है थ्योरी ऑफ वॉलेंटरी एक्सचेंज। थ्योरी ऑफ वॉलेंटरी एक्सचेंज में ये इसको आपको डिस्कस कर रहा हूं और किसी हिसाब से नहीं कर रहा हूं, इसलिए अगर शॉर्ट नोट आए तो आप लिख सकते हैं। बेनिफिट थ्योरी की नई थ्योरी है, इसका नाम है थ्योरी ऑफ वॉलेंटरी एक्सचेंज, ऐच्छिक विनिमय का सिद्धांत। ऐच्छिक माने अपनी इच्छा से आप सरकारी सेवाएं विनिमय कर सकते हैं। ऐच्छिक रूप से आप सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उनका क्या कर सकते हैं? विनिमय कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आपको सड़क की सुविधा चाहिए, मान लीजिए कि आपको एक नदी के ऊपर पुल बनाने की सुविधा चाहिए, तो कायदे से क्या करना चाहिए कि हर आदमी बताए कि वो इस पुल के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है, और जितना पैसा देने के लिए तैयार है उस हिसाब से हम लोग उस पैसे को बाकी लोगों में बांट दें और सरकार केवल पुल बना दे। पैसा कौन दे? वहां के नागरिक। और उसके बदले में सरकार क्या बना के दे दे? पुल बना के दे दे। क्योंकि सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इसलिए प्रॉफिट तो नहीं कमाना है सरकार को, तो निश्चित रूप से सरकार क्या करे? सेवा के लिए लोगों से पैसा ले, ए से पैसा ले, बी से पैसा ले, और इनके लिए जो भी बनाना हो बना दे। यानी ए जितना इच्छा से कोई वस्तु खरीदने को तैयार है, जैसे सेब केला, उसी तरह से ए बतलाएं कि वो सड़क बनाने के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है। एंड द बी शैल टेल व्हाट अमाउंट ऑफ मनी ही इज गोइंग टू गिव। इन दोनों से पूछ लें और जिस पॉइंट पर पूरा खर्चा निकला है वो वस्तु बनाई जाए, अगर पूरा खर्चा ना निकले तो वो वस्तु न बनाई जाए। तो इसको वॉलेंटरी एक्सचेंज का थ्योरी कहते हैं। एरिक लिंडहाल और डेरिक बावन ने इस थ्योरी को दिया था। इसको बेनिफिट थ्योरी के अंदर डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए मैं इस थ्योरी को आज पढ़ा दे रहा हूं। कभी शॉर्ट नोट के रूप में मान लीजिए आ ही जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग एजम्पशंस ले लें, थोड़ा सा हम लोग एजम्पशंस ले लें।
और एजम्पशन बिल्कुल सिंपल सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल एजम्पशन नहीं ले रहे हैं कि मान लीजिए सोसाइटी में केवल 2 ही लोग हैं, ए और बी, यही दोनों टैक्स पेयर हैं। 2 इसलिए ले लिए कि फिर डायग्राम बनाने में आसान हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को कोई वस्तु चाहिए, कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसका नाम हम क्या लिखते हैं, सार्वजनिक वस्तु या कोई पब्लिक गुड चाहिए। ये जो पब्लिक गुड इनको चाहिए, ये मान लीजिए कि एक छोटी सी पुलिया है या छोटी सी कोई सड़क है वगैरह वगैरह। तो इन लोगों से पूछा जाए भाई आप कितना पैसा देंगे अगर ये सड़क आपके लिए बना दी जाए, तो ये 2 व्यक्ति कितना टैक्स पे देने करने के लिए तैयार होंगे। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये डायग्राम जरा एक नए ढंग का डायग्राम है, थोड़ा बॉक्स डायग्राम टाइप का बनेगा। अभी मैं सिर्फ यहां से यहां तक का डायग्राम बना रहा हूं, इसके बाद सेकंड पार्ट बनाऊं। सपोज करिए ये मिस्टर ए हैं, ठीक है ना, और ये वस्तु का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी जितना भी चाहें, ये वस्तु के इस्तेमाल की इनकी सुविधाएं हैं। और ध्यान से देखिए ये है कितना पैसा देने को तैयार है। मैं जो लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं, ये 25% देने को तैयार हैं। ये क्या है 25%। ये 50% देने को तैयार हैं। ये 75% देने को तैयार हैं। ये 100% देने। कुल लागत मान लें कितनी है, 100। मान लीजिए कि छोटी सी पुलिया बनाने में 1 लाख रुपए आएगा, तो ये 25,000 देने को तैयार है, 50,000 देने को तैयार है, 75,000 देने को तैयार है, या 100% देने को तैयार है, बशर्ते इनकी अपनी इच्छा क्या है ये इस हिसाब से मान लीजिए देने को तैयार है। तो ध्यान से देखिए हर चीज की मांग वक्र क्या होती है। इनसे कहा जाए कि इस पुलिया पर आप कितनी बार चलेंगे, उस हिसाब से आपको हम लोगों ने मांग वक्र की बात की। तो इन्होंने जो मांग वक्र बनाई, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इनकी मांग वक्र ऐसी है। ये मांग वक्र ऐसी है का मतलब ये है कि भाई मैं 100% देने को तैयार हूं। ध्यान से देखिए इन्होंने कहा मैं 100% देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त मेरी है, इस पर फिर मेरा अकेले का अधिकार होना चाहिए, मैं ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करने वाला। 75% देने को तैयार हूं अगर थोड़ा सा दूसरे लोगों को दे दिया जाए तो। 0 देने को तैयार हूं अगर मेरे अलावा सब लोग इस पर चलेंगे तो। मुझसे क्या मतलब, जब सबको इस पे चलना है तो मैं क्यों दूं, पैसा देने के लिए तैयार हो जाऊं। जरा ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल यहां से एक सीधी रेखा खींच रहे हैं। ये मिस्टर ए का कौन सा बिंदु, 0 बिंदु। ये क्या है, सड़क का इस्तेमाल, गवर्नमेंट यूज या यूज ऑफ रोड। गवर्नमेंट का मतलब है सब लोग करेंगे या एक आदमी करेगा। तो यूज ऑफ रोड, सड़क का इस्तेमाल। और ये क्या है, खर्च कितना देने के लिए तैयार है, व्हाट परसेंटेज रेडी टू पे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डायग्राम एक चीज बतलाने की कोशिश करता है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा हम दूसरे व्यक्ति से पूछें, क्योंकि समाज में 2 ही व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति की बी यहां पर है। अगर उसको लगता है कि सारा पैसा मतलब और लोग चलेंगे इस पर, मिस्टर ए चलेंगे, बाकी लोग चलेंगे, तो मैं 0 पैसा देने को तैयार हूं, या मैं 25% देने को तैयार हूं, या मैं 50% देने को तैयार हूं, या मैं 75% देने को तैयार हूं, या मैं 100% देने को तैयार हूं। इसकी मांग वक्र कैसी बनेगी, देखिए अब इसको हम लोगों ने दिखाया कि ये 0 यहां से शुरू हो रहा है। आप ध्यान से देखते रहिए, इसका 0 यहां से शुरू हो रहा है, और ये क्या है, सड़क का इस्तेमाल। ये एक तरीके से देखिए बॉक्स बन गया, पूरा बॉक्स बन गया। एक तरफ मिस्टर ए को दिखा रहे हैं, उनका ओ बिंदु यहां से शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर बी को दिखा रहे हैं, इनका बिंदु ओ डैश से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब इनकी मांग वक्र कैसी होगी, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इनकी मांग वक्र कैसी होगी। सामान्य तौर पर इनकी मांग वक्र, अगर हम इस बिंदु से शुरू कर रहे हैं तो ज्यादा देने पर ये पूरा कब्जा चाहेंगे, कम देने पर ये थोड़ा कम कब्जा चाहेंगे, वगैरह 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 वगैरह। इनकी मांग वक्र मान लीजिए यहां से शुरू। अब ध्यान से देखिए कि इस मांग वक्र में और इस मांग वक्र में अंतर क्या है। ये इस बिंदु से शुरू हो रही है, ये इस बिंदु से शुरू हो रही है। अब अगर दोनों जनों से 50% पैसा लिया जाए, दोनों जनों से 50% पैसा लिया जाए, तो ध्यान से देखिए जो पूरा खर्च है वो नहीं आ रहा।
पूरा खर्च क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये इतना देने को तैयार है, ये इतना देने को तैयार है, लेकिन रोड का जो पूरा खर्चा है वो इस बीच में देखिए नहीं आ रहा। अगर हम यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, ये आदमी कितना देने को तैयार है, जरा ध्यान से देखिए, किसी भी पॉइंट पर देखिए, ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर 100% पैसा तैयार हो जाएगा। यहां पर बाईं तरफ वाला कितना दे रहा है, मान लीजिए करीब करीब 64% दे रहा है, और इसके विपरीत ये कितना दे रहा है, मान लीजिए 36%। इसको रोड की जरूरत थोड़ी कम है इसलिए ये कम पैसा दे रहा है, इसको रोड की जरूरत थोड़ी ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा पैसा देने को तैयार है। सरकार को प्रॉफिट नहीं चाहिए, सरकार को प्रॉफिट नहीं चाहिए, सरकार चाहती है दोनों जने मिलकर पूरा पैसा दे दें। ये आदमी दे दे जितना देना हो, ये आदमी दे दे जितना देना हो। ये आदमी कहता है मैं सड़क पर 10 बार चलूंगा, 15 बार चलूंगा, उस हिसाब से अगर ये अकेले चलेगा, किसी और को नहीं चलने देगा, तो ये 100% देने को तैयार। अब ये अकेले चलेगा, बाकी चलने को देगा ही नहीं, तो इसलिए ये आदमी कह रहा है कि मुझे फायदा ही नहीं, मैं इसका पैसा क्यों दूं। अगर इसको मुफ्त में चलने को दिया जाए और कहे कि ये आदमी इतना पैसा दे देगा, तो ध्यान से देगा ये आदमी बहुत सारा पैसा दे रहा है, और ये आदमी जितना भी पैसा दे रहा है उसके हिसाब से बहुत कम दे रहा है। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों जने मीट करेंगे और टोटल खर्चा प्राप्त हो जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा पैसा मिल जाएगा, इसके नीचे कम पैसा मिलेगा, इसलिए सरकार को प्रॉफिट तो कमाना नहीं है। यहां पर तो रोड बन ही नहीं पाएगी, इस आदमी ने इतना खर्चा दिया, मान लीजिए इस आदमी ने इतना खर्चा दिया, इस आदमी ने इतना खर्चा दिया, रोड ही नहीं बन पाई। यहां पर क्या हुआ, इस आदमी ने 64% दिया, इसने 36% दिया, रोड बन गई। यहां पर क्या हुआ, इसने 75% खर्चा दे दिया और इसने 25% खर्चा दे दिया, लेकिन ये रोड नहीं बन पाई क्योंकि इस आदमी की डिमांड कर्व इससे पूरी नहीं हो पा रही। तो कुल मिलाकर एक ही पॉइंट बनेगा जहां पर दोनों जने 100% खर्चा उठा लेंगे और सड़क भी बन जाएगी, और एक आदमी ने ज्यादा दे दिया और एक आदमी ने कम दे दिया। अगर ध्यान से देखें तो ये सिद्धांत जो है दोनों बातें बतला रहा है। कैसे? एक तो ये लाभ भी बतला रहा है, लाभ माने जिसको जितना लाभ, अब इसमें इसका लाभ कितना है, दोनों तो बराबर चल सकते हैं। तो कौन कितना पैसा देने को तैयार है, एक तरीके से देखा जाए जो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है उसके पास एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। वही आदमी जिसके पास कार होगी, जिसके पास ज्यादा चीजें होंगी, तो वो ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा। तो एबिलिटी थ्योरी इसमें अपने आप आ जाती है, कर दे क्षमता सिद्धांत इसमें अपने आप आ जाता है। तो ये सिद्धांत कोई बहुत परफेक्ट सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत कैसा है, कर दे क्षमता पर भी आधारित है, क्योंकि वो आदमी ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा जिसके पास ज्यादा क्षमता है। और जहां तक लाभ का प्रश्न है, तो सार्वजनिक वस्तु होने के नाते दोनों को लाभ तो समान मिलेगा, लेकिन उसकी क्या कहती है, लाभ जितना मिल रहा है उस हिसाब से हम टैक्स देने को तैयार हैं, लाभ के बराबर हम टैक्स देने को तैयार हैं या प्राइस देने को तैयार हैं। इसलिए इस थ्योरी का नाम सुलाभ का सिद्धांत भी है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कर दे क्षमता जिसकी ज्यादा होगी वही ज्यादा टैक्स दे पाएगा, उसी को ज्यादा लाभ होगा। क्यों? मान लीजिए किसी के पास कार है या 2-4 कारें हैं, दूसरे के पास नहीं है, तो कौन ज्यादा पैसा देने को तैयार होगा, क्योंकि उसके लिए सड़क अच्छी चीज होगी तो कार के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा सड़क के लिए। तो ये सिद्धांत कोई लाभ का सिद्धांत नहीं है, कर दे क्षमता का सिद्धांत भी है। इट्स ए टैक्स सिस्टम फॉर बोथ ऑफ दीज। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग कोई बहुत अलग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर कहीं लिंडहाल या बॉवन के नाम से आ जाए तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। प्रायः बेनिफिट थ्योरी पर सवाल नहीं आता है, प्रायः एबिलिटी टू पे थ्योरी पर सवाल आता है, और उस पर ज्यादा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आज हम लोग अपना असली चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसको पढ़ना था डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। और सबसे बड़ी बात, इस पर हर साल सवाल आया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसको समझना है, और सबसे बड़ी चीज पढ़नी है जिस पर हमेशा सवाल आता है, वो होता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स माने कर विवर्तन, यानी कर एक आदमी से दूसरे आदमी पर कैसे विवर्तित किया जाता है। तो कर विवर्तन में तो कई डायग्राम्स है, करीब 5, 6, 7, 8 डायग्राम्स बनाऊंगा, मुझे नहीं मालूम वहां तक आज पहुंच रहा हूं नहीं चाह रहा हूं। आज मैं इन दोनों की डेफिनेशन करता हूं, 2 नए शब्द सिखा देता हूं, एक का नाम है इम्पैक्ट, एक का नाम है इंसिडेंस।
ध्यान से रखिएगा, पहले शब्द को इंपैक्ट को कहते हैं करापात, दूसरे शब्द को कहते हैं कराघात। इनसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे और फिर कर विवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन हम आज शायद कर विवर्तन ना पढ़ पाए। एक सवाल और कई बार आता है, डायरेक्ट टैक्स अच्छा है कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। इसके लिए मैं एक डायग्राम आज पढ़ा देता हूं। सबसे पहले दोनों शब्दों को समझें, कराघात और करापात। देखिए, जब भी सरकार टैक्स लगाएगी, कोई भी टैक्स की बात करिए, इनकम टैक्स की बात करिए, सेल्स टैक्स की बात करिए, एक्साइज ड्यूटी की बात करिए, इंपोर्ट ड्यूटी की बात कीजिए, तो सरकार को किसी से टैक्स लेना है, किसी आदमी से टैक्स लेना है, किसी व्यक्ति से टैक्स लेना है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। मान लीजिए कि वो रिलायंस कंपनी पर लगा, तो कंपनी थोड़ी देती है, इस रिलायंस कंपनी में कोई आदमी उत्तरदायी होगा टैक्स देने के लिए। तो टैक्स हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के देने की जिम्मेदारी होगी, कोई हो। इनकम टैक्स लगा, मनमोहन पर लगा, कहा गया कि आपकी इनकम ज्यादा है, आप अगर 5 लाख तक पाते तो टैक्स फ्री होता, लेकिन क्योंकि आप 20 लाख रुपए पा रहे हैं, तो आप सरकार को इस 20 लाख में से करीब 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए सरकार को टैक्स के रूप में जमा कर दें। ये एक तरीका है। जरा दूसरे तरीके से समझिए, एक दुकानदार है, वो बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो टेलीविजन बेच रहा है। ये कौन है? एक कोई दुकानदार है, मान लीजिए के सेल्स। तो जैसे ही वो टेलीविजन बेचेगा, हर टेलीविजन पर सरकार को टैक्स दे देगा। तो ध्यान से देखने की बात है कि सरकार जब भी टैक्स लगाएगी तो चाहेगी कि यह व्यक्ति हमारा भुगतान करे। अब इस शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा सिंपल शब्द हैं दोनों। कराघात शब्द को बिल्कुल ध्यान से देखिए, अलग अलग कर लीजिए। कर का आघात, दूसरा शब्द है करापात, कर की आपदा। आपात माने आपदा या विपत्ति, जो चाहे आप लिख लीजिए। कर की आपत्ति, कर की विपदा, जो भी आप चाहे लिख। अब इन्हीं शब्दों को समझने के लिए पहले ये समझिए, एक शब्द हम लोग और लिखते हैं यहां पर, स्पर्श। ये शब्द हमने क्यों लिखा? ध्यान से देखिए, जब हमारे ऊपर इनकम का टैक्स हुआ तो कर ने किसको परेशान किया? मनमोहन को परेशान किया। कर का स्पर्श कितना हुआ? 5 लाख किसको देने हैं? मुझी को देने हैं। लेकिन मनमोहन को न केवल देने हैं, बल्कि इसकी जो इनकम 5 लाख कम हुई, तो इनकम कितनी बची? 15 लाख बची। यानी अब हम अपने खर्च को कम करेंगे। तो कर की वास्तविक विपदा किसके ऊपर पड़ी? इसी व्यक्ति के ऊपर। दूसरी तरफ जरा देखिए ध्यान से, के टेलीविजन के जो मैनेजर थे, उन्होंने टैक्स सरकार को दे दिया। लेकिन जब कोई मिस्टर ए टेलीविजन खरीदने गए तो वो टैक्स इन्होंने इनसे ले लिया। तो जो कर की विपदा पड़ी, जो प्रभाव पड़ा, वो तो मिस्टर ए पर पड़ा। जबकि दिया किसने? किसी और ने। किसने दिया था? मैनेजर साहब ने दिया। लेकिन उन्हें कर की विपदा नहीं झेलनी पड़ी, वो सारा टैक्स उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से वसूल लिया। यहां पर क्या हुआ था? कर हम ही पर पड़ा था, हम ही ने भुगतान किया था। यहां पर क्या हुआ? कर भुगतान तो मैनेजर ने किया, लेकिन इसकी जो समस्या थी, जो निवारण करना था, उसका इंपैक्ट जो पड़ना था, वो इन पर पड़ा। कर का आघात माने, ध्यान से ये शब्द बिल्कुल क्लियर है, इंसिडेंस माने जहां पर कर स्पर्श करे। स्पर्श करे माने सरकार जिससे टैक्स वसूल ले, यानी जो टैक्स को देने का उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। टैक्स तो वो दे देगा,
लेकिन टैक्स देने के बाद वो टैक्स किसी और पर टाल पाएगा या नहीं टाल पाएगा। टेलीविजन में तो उसने ग्राहक से ले लिया, तो जब उसने किसी और पर टाल दिया तो कर की विपदा किसी और पर पड़ी, आपदा किसी और पर पड़ी। तो जो आपदा पड़ी माने वास्तव में जिसकी आमदनी कम हुई, वास्तव में द पर्सन हु हैज टू फेस द ब्रंट, जिसको कर की समस्या को झेलना पड़ा, जिसकी इनकम कम हो गई, वो हम क्या कहेंगे? करापात। तो जो करापात शब्द है, कर की आपदा शब्द है, वो हमने क्या कहा? किस पर वास्तव में इंपैक्ट पड़ा। इंसिडेंस माने जिसको छुआ, स्पर्श किया। भैया तुमको टैक्स देना है, लेकिन आपने टैक्स किसी और को टाल दिया, तो आपने टैक्स थोड़ी दिया। आप क्या हो गए? एक तरीके से वो व्यक्ति हो गए जिसके माध्यम से सरकार ने टैक्स ले लिया। यू बिकम द पर्सन थ्रू whom द टैक्स हैज बीन टेकन। तो जो वास्तव में कर का भार पड़ेगा वो कहीं और होगा। अब शब्द बड़ा अलग से कर दिया, लेकिन इसको लिखना नहीं है यहां पर, क्योंकि उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। टैक्स बर्डन, कर का भार, यहां पर सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। कर का भार कुछ और चीज होती है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। कर पड़ा किसी पर, लेकिन असली भार किसी और ने उठाया। तो अगर असली भार किसी और ने उठाया, दैट मीन्स द इंपैक्ट एक्चुअली लाइज ऑन समवन एल्स। और कर का आघात किस पर पड़ा? ऑन समवन एल्स। ये दोनों शब्द हमको रट डालने चाहिए। वास्तविक विपदा, दैट मीन्स द पर्सन हु एक्चुअली पेस, और इंसिडेंस द पर्सन हु पेज टू द गवर्नमेंट। यानी जो सरकार को दे रहा है उस पर इंसिडेंस पड़ा, और जो वास्तव में दे रहा है उस पर उसका इंपैक्ट पड़ा, उसकी विपदा आई, उसकी समस्या उत्पन्न हुई। तो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि असल में कर दे कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इंसिडेंस और इंपैक्ट जो है अलग अलग चीजें हैं। एक है द पॉइंट वेयर द टैक्स टचेज द इकोनॉमी, वह बिंदु जिस पर कर ने अर्थव्यवस्था को स्पर्श किया। मिस्टर सो एंड सो आपको टैक्स देना है, मिस्टर सो एंड सो ने टैक्स दे दिया, लेकिन ही कैन चार्ज इट फ्रॉम अदर्स। तो उन्होंने क्या किया? कर का भार किसी और पर विवर्तित कर दिया, उन्होंने शिफ्ट कर दिया बर्डन ऑफ टैक्स। इफ ही कुड शिफ्ट इट, तो फिर उसको तो कुछ देना ही नहीं पड़ा, उसने तो पूरा पूरा टैक्स शिफ्ट कर दिया। तो समस्या सिर्फ ये है कि जो इंपैक्ट है और इंसिडेंस है वो दोनों एक आदमी पर पड़ सकते हैं या दोनों अलग अलग आदमियों पर पड़ सकते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इतनी सिंपल नहीं है। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स वो होगा जिसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही आदमी पर हो, यानी जहां कर का आघात हो वही कर की विपदा को भी झेले। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स वो होगा जहां इंसिडेंस तो किसी पर पड़ा, सबसे पहले पड़ गया, लेकिन देन ही शिफ्टेड इंपैक्ट ऑन समवन अदर। तो यहां पर ए पर ही इंपैक्ट, ए पर ही इंसिडेंस, यहां पर ए पर इंपैक्ट, बी पर इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया? वसूलने वाला। ये क्या हो गई? गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट ने जिस पर लगाया उसी से वसूला, यहां पर गवर्नमेंट ने इससे लगाया लेकिन एक्चुअली वसूला इससे। ये डेफिनेशन जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, पहले से बता रहा हूं। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया जा सकता, थोड़ा मुश्किल है बीए पार्ट 2 में इन बातों को समझना, लेकिन हमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। अगर ना समझ में आए तो भी हम लोग डेफिनेशन से लिख सकते हैं। और हमने उस दिन बड़े सिंपल परिभाषा लिखी थी, आय और संपत्ति पर लगने वाला कर डायरेक्ट। क्यों? अगर मेरी संपत्ति पर टैक्स लगा है तो मैं किसी और को कैसे दे पाऊंगा? मेरी इनकम पर टैक्स लगा है तो और दूसरा आदमी क्यों भरेगा? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। वस्तु सेवा माने बाजार। अगर कोई वस्तु या सेवा बाजार में बेची जा रही है तो क्या है?
टैक्स लगा, हम दूसरे से ले सकते हैं। ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे वो बात का प्रश्न है। शिफ्टिंग अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पूरा पीरियड मिलता तो शिफ्टिंग पढ़ा लेता। आज मैं डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन अच्छा है इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। थोड़ा क्लास लेट हो जाएगा लेकिन होना पड़ेगा क्योंकि वी स्टार्टेड अ बिट लेट। इंसिडेंट और शिफ्टिंग पूरा मैं एक क्लास कर लूंगा। ये तय कर लीजिए कि कल इतने बजे क्लास शुरू हो जाए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शिफ्टिंग मुझे पूरा 10-12 डायग्राम्स के साथ पढ़ाना है। तो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक सिंपल डेफिनेशन है। डायरेक्ट माने आय और संपत्ति पर लगने वाले टैक्स, इनडायरेक्ट माने वस्तु और सेवा पर लगने वाले टैक्स। बट इट इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड। मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जहां डायरेक्ट टैक्स भी शिफ्ट होते हैं। वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ दोस। BA2 में हमको उनकी जरूरत नहीं। हम लोग सिर्फ यहाँ एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जब टैक्स लगाती है तो उसके दिमाग में क्लियर होता है कि किससे वसूलना। सरकार, गवर्नमेंट नोज इट कि मेरे को इस टैक्स को किस पर डालना है। किससे वसूलना इज नॉट इंपॉर्टेंट, किस पर डालना है इज इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में सरकार बिल्कुल श्योर होती है कि हम लगाएंगे तो कंपनी पर, लेकिन ये कंपनी निश्चित रूप से किसी ग्राहक से लेकर हमको देगी, हमको अपने आप नहीं देने वाली। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली शिफ्टेड। ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली, मैंने जब जनरल शब्द का बात की तो मैं बार बार कह रहा हूं कि 98% यहां मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट टैक्स आप शिफ्ट कर पाए। बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा वो शिफ्टेबल होगा। उसकी शिफ्टिंग करेगा कि नहीं करेगा वो हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब मैं जरा सा मैं आपसे बता रहा हूं, ये जो BA पार्ट 2 का कोर्स है दिस इज नॉट वेल मेड। अब क्या है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन अच्छा है इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं एक डायग्राम बना के आपको सिखाऊंगा कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लिखना है। सबसे पहले अगर वैसे पूछा जाए क्लासिकल जमाने के हिसाब से तो डायरेक्ट टैक्स के क्या गुण हैं, यही लिखा मिलता है किताबों में। मेरिट क्या है, मेरिट माने इसके गुण क्या हैं। एक बड़ी बात है, जो डायरेक्ट टैक्स के गुण होंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स की मेरिट होगी, सॉरी अवगुण होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट होगी, और जो इनके गुण होंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो मेरिट होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट टैक्सेस की डीमेरिट। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस से जो इनकम होती है वो बिल्कुल सर्टेन होती है। आपकी इनकम इतनी, यू विल पे दिस मच ऑफ टैक्स, दिस इज सर्टेन। इसकी सर्टेनिटी बिल्कुल गारंटीड होती है, सुनिश्चित होता है। ये टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव माने जिनकी इनकम ज्यादा उन पर ज्यादा टैक्स, जिनकी इनकम कम उनकी इनकम पर कम टैक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस की विशेषता क्या है, सर्टेन होते हैं, ये बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं, है ना। ये समाज में इनइक्वालिटी को कम करने वाले होते हैं, ठीक है ना। बड़ी मजेदार बात बताऊं, पहले तो केवल डायरेक्ट टैक्सेस ही होते थे। तो क्योंकि पहले डायरेक्ट टैक्सेस होते थे तो हर किताब में लिखा मिलता था। तो किसी ने हम लोगों की डांट सुनकर उसको लिखना बंद कर दिया कि जब आप डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो जो लोग टैक्स देते हैं वो अपनी जेब से देते हैं, इसलिए वो सरकार के काम की देखभाल ठीक से करते हैं। देखभाल ठीक से करते, मतलब क्या है, क्योंकि हमने अपनी जेब से पैसा दिया तो हम बार बार देखेंगे सरकार ठीक से काम कर रही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा पैसा ले लिया ना डायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आप ये सब पढ़ेंगे, बड़ी पुरानी चीजें हैं, कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए। डायरेक्ट टैक्सेस सर्टेन होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, आय की असमानता को कम करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि सरकार डायरेक्ट लेती है इसलिए हम लोग सरकार के काम की देखभाल करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस नेचुरली अनसर्टेन हो जाएंगे, जितना सामान बिकेगा उसके हिसाब से तो टैक्स मिलेगा, तो अनसर्टेन होते हैं। प्रोग्रेसिव भी नहीं होते क्योंकि लगा दिया नमक पर या गेहूं पर या चावल पर तो सब जितने लोग खरीदेंगे सबको देना पड़ेगा, तो इनको प्रोग्रेसिव भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की बड़ी विशेषता है कि इनमें लोच बहुत होती है, इलास्टिसिटी बहुत होती है, बहुत सारी जनसंख्या इनको पेमेंट करती है। लेकिन पुरानी किताबों में भी और नई किताबों में भी ये लिखा मिलेगा आपको, और जो बहुत अपने आप में बड़ा आवश्यक है, जिसको आप लिखेंगे बार बार, डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर पिंचिंग। सीधे सीधे जेब से निकलते हैं तो हमको बड़ा कष्ट प्रदान करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इससे कष्ट होता ही नहीं। क्यों नहीं कष्ट होता,
हम गए कहा बोरोलिन की क्रीम दे दो, नहीं, तो जब बोरोलिन की क्रीम मांगा उसने कहा 27 रुपए। हमने ये देखा ही नहीं कि इसकी कॉस्ट क्या है और टैक्स क्या है, पता ही नहीं चलता। ये तो टैक्स इसी में शामिल हो जाता है अपने आप। नहीं, आजकल तो लोग वैसे अखबारों में निकलने लगे हैं, पेट्रोल का दाम 89 रुपीज, लेकिन एक्चुअल दाम इज 34, बाकी सब क्या है, टैक्स। अरे हम लोग बड़े दुखी हो रहे हैं कि 34 रुपए का सामान 89 में बिक रहा है, बाकी सब क्या है, टैक्स। लेकिन वो तो दाम तो पेट्रोल का 89 रुपए लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूं जिन पर टैक्स कितना होगा अंदाज नहीं लगा सकते आप। जैसे फॉर एग्जांपल एक हेलमेट आप खरीदते हैं तो उसका मटेरियल कितने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए का होता है, और हेलमेट कितने का होता है, 1200 रुपए का होता है। ये सब इसके बीच में क्या है, टैक्स है। सिगरेट पर भी तो कितना टैक्स होता है। आप एक सिगरेट खरीदिए, बताएगा आपको 1.5 रुपए की। सिगरेट का दाम कितना होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। तंबाकू उसमें कितना होगा, कागज उसमें कितना होगा, पैकिंग कितनी होगी, मुश्किल से 15 पैसे में सब हो जाता है, बाकी सब टैक्स है। तो पिंच नहीं करते इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्यों? क्योंकि उनमें कीमत शामिल हो जाती है। किसमें शामिल हो जाती है? कीमत में सारे टैक्स शामिल हो जाते हैं। तो हम तो सिर्फ दाम पूछते हैं ना, उनसे अलग करके टैक्स नहीं पूछते। जबकि डायरेक्ट टैक्स तो क्योंकि हमारे से सीधे जा रहा है 30% ऑफ योर इनकम, तो दे बिकम पिंचिंग। ये सब चीजें अपनी किताब से पढ़ सकते हैं, बहुत रद्दी हैं। जो डायरेक्ट टैक्स के गुण है वो इंडायरेक्ट टैक्स के डिमेरिट, जो इंडायरेक्ट टैक्स के मेरिट है वो डायरेक्ट टैक्स की इमेरिट है। सबसे बड़ी बात मैंने बताया, लोच। लोच का मतलब क्या है कि इंडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाते चले जाओ, कोई जल्दी बोलता नहीं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जहां आपने 30% से ऊपर किया तो हंगामा मचना शुरू हो जाता है। इसमें लोग शुरू कर देते हैं इवेजन। अभी शब्द को भी मैं जोड़ दूं, जब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो वो डायग्राम जो बताऊंगा इसके बाद है, उसको जरा सा देख लीजिएगा। इवेजन माने कर की चोरी। डायरेक्ट टैक्स में चोरी कैसे करेंगे? क्योंकि आपको सीधे जेल जाना पड़ेगा, आपकी इनकम है, आपने टैक्स नहीं दिया तो जेल जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग ये मानते थे पुराने जमाने में कि इवेजन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? पे कर रहा है मिस्टर ए, किसको पे कर रहा है? दुकानदार को, शॉपकीपर को। शॉपकीपर किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को। ठीक है ना? तो अगर ए गवर्नमेंट को दे रहा है, शॉपकीपर केवल लेने देने का काम कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर टैक्स बचाया तो जेल जाएगा ये, जबकि पैसा ऐसे देना है। तो शॉपकीपर बड़ा मूर्ख थोड़ी है कि जेल खुद जाए और पैसा बचे कस्टमर का। तो हम लोग ये मानते थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कर चोरी नहीं होती, लेकिन सच नहीं है। पूरे भारत में अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, कर चोरी बचाने, और दुकानदार भी तैयार हो जाते हैं। कोई रसीद नहीं लेते। आप मिठाई खरीदते हैं, कोई रसीद नहीं लेते। आप कुछ और नमकीन खरीदते हैं, कोई रसीद नहीं लेते। बेहतराम की दुकान पे जाइए, जगराम की दुकान पे जाइए, कोई रसीद की बात ही नहीं करता। और उस पर वो कितना टैक्स देते हैं किसी को पता ही नहीं। तो कर चोरी कौन कर रहा है? दोनों जने मिलकर कर रहे हैं, सरकार का पैसा चुरा ले रहे हैं। तो अब तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कर चोरी होती है। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर जानता है कि ज्यादा दाम बढ़ाने पर हमारी सेल कम हो जाएगी। वो कहता है कि ठीक है, एक दिन में मैं अगर 15,000 डब्बा बेचूंगा तो 150 सरकार को दिखा दूंगा, उस पर टैक्स दे दूंगा और बाकी सबका दाम इसमें जोड़ दूंगा। तो ये इवेजन से भी बच गए। अब जरा मैं असली चीजें पढ़ा दूं, डायग्राम। इस डायग्राम को सीख लीजिए। डायरेक्ट टैक्स अच्छा है कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है? ये डायग्राम निकोलस कैल्डर ने दिया था, इसको सीख लीजिए। हालांकि इसके बाद IMD लिटिल का डायग्राम भी है, उसको मैं बताऊंगा नहीं। सपोज करिए कि ये आपकी इनकम है। इनकम का मतलब समझ लीजिए मॉनेटरी इनकम। इधर क्या लिख रहे हैं? मनी। इधर क्या लिख रहे हैं? कमोडिटीज। ठीक है ना? अब आप कुछ मनी अपने पास रखते हैं, कुछ कमोडिटीज अपने पास रखते हैं, खरीदते हैं। अभी आप पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, इसलिए आप इक्विलिब्रियम में हैं। आप जितना चाहे मनी रखते हैं और जितनी चाहे कमोडिटीज खरीदते हैं। कोई एक पॉइंट जेड पर आप इक्विलिब्रियम में हैं। अब कहती है सरकार टैक्स लेंगे। टैक्स दो तरीके से लग सकता है, ध्यान से देखिए। एक टैक्स लग सकता है डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? आपकी पैसे मनी इनकम काट ली जाएगी, तो नेचुरली अब आप सामान कम खरीद पाएंगे, तो आपके पास पैसे कम रहेंगे। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? ध्यान से देखिए, पैरेलल लाइन नीचे आ जाएगी। मनी के रूप में इनकम कम और सामान भी आप कम खरीद पाएंगे।
जरा ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स यहीं से शुरू होगा, क्योंकि आप जब कोई सामान खरीदेंगे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। इक्विवेलेंट देखिए यहां पर आए, इसको बिल्कुल रट डालिए। डायरेक्ट टैक्स, ये ए बी आपकी पहले थी। डायरेक्ट टैक्स से आप आ जाएंगे सी और डी पर, और आप इनडायरेक्ट टैक्स से आ जाएंगे ए और एच पर। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि अगर आपने कोई सामान नहीं खरीदा तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। ज्यों ज्यों आप सामान खरीदेंगे त्यों त्यों टैक्स देंगे। और ये नीचे क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आप जब ज्यादा सामान खरीदेंगे, इनकम टैक्स की कब बराबर होगी, इसको समझने की कोशिश करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की लाइन ए एच है। ए एच का मतलब जब आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तब लगेगा जब आप कोई सामान खरीदेंगे। अगर आपकी 10,000 तनख्वाह है तो 10,000 रहेगी, यानी आपकी मनी पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होता आपके 2,000 काट लिए गए, अब आपको 8,000 मिल रहा है। पहले आप 100 सामान खरीदते थे, अब आप कितना खरीदेंगे? 80 सामान खरीदेंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो 10,000 का 10,000 आपके पास रहेगा। ज्यों ज्यों आप सामान खरीदते जाएंगे त्यों त्यों आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कम सामान खरीदेंगे तो कम टैक्स, और ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर ध्यान से देखिए और नया इक्विलिब्रियम बनाइए, मान लीजिए नया इक्विलिब्रियम यहां पर है, और अगर आप इनडायरेक्ट लेंगे तो मान लीजिए यहां पर है, यानी Z से आप R पे आ गए या आप Q पर आ गए। अब बिल्कुल साफ दिख रहा है कि R बिंदु Q बिंदु से ऊपर है, यानी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से अच्छा है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से अच्छा है। एक सवाल दिमाग में लगाइए, अगर मान लीजिए हम इधर की तरफ होते तो इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा होता, यानी अगर हम कम सामान खरीद रहे होते, ज्यादा पैसा बचा रहे होते, तो कौन सा सामान अच्छा होता? इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा होता। लेकिन द पॉइंट हम यहां पर आ गए, इसके नीचे आ गए, यानी थोड़ा सा सामान हमने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, तो कौन सा टैक्स अच्छा हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से अच्छा होगा। देखिए इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल पक्का है कि Z बिना टैक्स वाली पोजीशन सबसे अच्छी थी, R नेचुरली से कम है, अच्छी है, 20% हमारी इनकम चली गई। लेकिन Q इज मच वर्स। लेकिन असली चीज जब तक नहीं लिखेंगे काम नहीं बनेगा। ये भले किताबों में न लिखा हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। और असली चीज क्या है, जरा ध्यान से देखिए। डायरेक्ट टैक्सेस जब भी लगेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस जब भी लगेंगे, कंज्यूमर्स, अब इस शब्द को रटना भी है, सॉवरेनिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। मैंने लिख दिया है सॉवरेनिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको सॉवरेनिटी की जगह अगर आपको आसान शब्द चाहिए तो लिख दीजिए प्रिफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या है? उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदना चाहेगा उसे खरीदेगा, 20% कम खरीदेगा, यानी उसकी प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले खरीदता था कम खरीद सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, पहले चीनी 10 किलो खरीदता था, अब 8 किलो खरीद रहा है। पहले 10 मीटर कपड़ा खरीदता था, अब 8 मीटर कपड़ा खरीद रहा है। उसकी प्राथमिकताओं में, उसकी वरीयता क्रम में, उसकी संप्रभुता में, उसकी सॉवरेनिटी प्रेफरेंस विल नॉट बी चेंज्ड। इनडायरेक्ट टैक्सेस दूसरा काम करते। अगर आपने थोड़ी देर के लिए बताइए कि चीनी पर टैक्स लगा दिया, ये कमोडिटी स्पेसिफिक टैक्स हो गया, तो क्या होगा? लोग चीनी छोड़कर दूसरी वस्तु लेना पसंद करेंगे। आपकी वरीयता क्रम में बदलाव लाया जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। सरकार उन चीजों पर टैक्स लगा दे जिनका इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं, तो आप क्या करेंगे? अपनी वरीयता बदलने के लिए विवश हो जाएंगे, प्राथमिकता बदलने के लिए विवश हो जाएंगे। ये भी एक नुकसान है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, क्योंकि कंज्यूमर की सॉवरेनिटी को, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को, कंज्यूमर की वरीयता को गवर्नमेंट कैन चेंज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी फेस। सरकार उन चीजों पर टैक्स लगा दे, वैसे तो सरकार उन चीजों पर टैक्स लगाती है, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही,
जिन तिलों में तेल होगा वहीं से निकलेगा। सरकार सिगरेट पे, शराब पे, पान मसाले पर ज्यादा टैक्स लगाती है, बिकॉज पीपल आर रेडी टू पे। कंज्यूमर सरप्लस पर ही टैक्स निर्भर करता है। जहां कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा वहां पर टैक्स आराम से मिलेगा। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब द अमाउंट वी आर रेडी टू पे एंड द अमाउंट वी एक्चुअली पे, जितना हमको देना चाहिए और जितना हम वास्तव में देते हैं। तो जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा, सिगरेट वाले को सिगरेट लेनी ही है, खाना मिले ना मिले, तो उस पर टैक्स हम लगा देंगे, पान पराग पे टैक्स लगा देंगे और चीजों पे टैक्स लगा देंगे। बट दिस कैन नॉट हैपन इन अदर्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कंज्यूमर की चॉइसेस को, प्रेफरेंस को, सॉवरेनिटी को इफेक्ट डाला जाता है। ये एक खराब बात है, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। जबकि डायरेक्ट टैक्सेस कंज्यूमर के प्रेफरेंस को चेंज नहीं करते। तो अगर इस डायग्राम से दिखाइए तो भी डायरेक्ट टैक्सेस आर बेटर, और अगर आप इस डायग्राम के अलावा बतलाइए तो भी आप बतला सकते हैं कि प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट चेंज्ड। आई थिंक डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एक लड़का पूछ रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैंने उसका आंसर भी दे दिया। निकोलस कैल्डर के इस डायग्राम से आई कुड मेक इट एंड आई डिड इट। अब प्रश्न है कि क्योंकि थोड़ा हम लोगों ने समय ज्यादा ले लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं एक आदमी बोलेगा तो समझ में आएगा। हाँ आरती जी आप बोलिए। सर जीएसटी किस टैक्स में आएगा, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? अभी वहां तक नहीं पहुंचे। जीएसटी हमेशा इनडायरेक्ट होगा। जीएसटी डायरेक्ट में आएगा। नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर। मैंने पहले पढ़ा दिया, अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन वो भी पढ़ाऊंगा अभी। अभी तो मुझे डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस और भी पढ़ाने हैं। अभी मुझको टैक्स शिफ्टिंग पढ़ानी है। इतना जल्दी कोर्स नहीं खत्म होता, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए हमें। अब आज तो बहुत देर से शुरू हुआ था, लेकिन मेरा एक और क्लास है इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है। फ्रॉम नेक्स्ट मीटिंग कल वाले क्लास में टाइम से रहिएगा और उनको फोन कर दीजिएगा, भैया पहले परमिशन दे दिया कर, ठीक है? साक्षी केसरवानी। सर डायरेक्ट टैक्स जो प्रॉफिट हो रहा है सर, तो ये गवर्नमेंट के लिए है या फिर पीपल्स के लिए? क्या बात है, वेरी गुड क्वेश्चन। जो सरकार की आमदनी बढ़ाएगा वो सरकार के लिए लाभप्रद होगा, हमारे लिए हानिप्रद होगा। सरकार और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो कैसे हैं? विपरीत ना। व्हाटएवर बेनिफिट्स गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट अस। तो क्योंकि उनको लाभ मिल रहा है तो हमारा नुकसान होगा। तो जब सरकार कहती है कि जीएसटी लगाने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी, तो ये आमदनी जाएगी कहां से? हमारी जेब से जाएगी। अब हम आज बंद कर दें, हमारा एक और क्लास है, उनको काम भी रहते हैं, आप लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन है। हाँ पूछ लो शशांक मिश्रा। पहले शशांक। आपने बताया सर प्रॉपर्टी, सर आपने बताया कि प्रॉपर्टी सर डायरेक्ट टैक्स है, तो सर जैसे किसी का रूम है सर, तो किराएदार पे अपना टैक्स डाल सकता है सर? किराएदार पर टैक्स डाल सकता है कि नहीं, मैंने कई चीजें अभी नहीं बताई उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किराएदार पर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रॉपर्टी पर पहली बात तो टैक्स दूसरे ढंग से लगता है, हाउस टैक्स लगता है, और वो लोकल गवर्नमेंट लगाती है, सरकार नहीं लगाती। लेकिन दूसरी बात है, इनकम वाला टैक्स भी परिवर्तित हो सकता है, इसलिए हम उसके बारे में आज बात नहीं कर रहे थे। आज हमने वो नहीं कहा, हमने तो जनरली ये कहा कि ये जनरल डेफिनेशन है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट शिफ्टेबल, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर शिफ्टेबल। ये जनरल है, हमने कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं होता। आई टोल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो कि देयर कैन बी चेंजेस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा भाई बंद करें, नहीं तो फिर ऐसे ही होता रहेगा, फिर विल मीट अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।